तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम इस YouTube चैनल पर राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जिसमें हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सब कुछ पढ़ते हैं। हमने अगली क्लास में शुरू किया था भारत का संविधान, यानी कि मौलिक अधिकार शुरू किए थे, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कंप्लीट संविधान तो नहीं पढ़ेंगे हम, मौलिक अधिकार कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मौलिक अधिकार ही सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी से बड़ी परीक्षा हो या छोटी छोटी परीक्षा हो, मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या जरूरत होती है, कौन कौन से होते हैं। पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हो गए हैं। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा हमने अनुच्छेद पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे मौलिक अधिकार वाले, जिसमें हमने 12 पढ़ा था परिभाषा और 13 पढ़ा था अल्पीकरण या असंगत। अल्पीकरण यानी किसी भी चीज को छोटा करना, यानी कि आपके अधिकार को वहां पर छोटा कर दिया जाता है जब आप किसी दूसरे के अधिकार को का हनन करने लग जाते हैं। जैसे आपको बोलने की आजादी है लेकिन आप गाली नहीं बोल सकते, आपको कहीं पर भी जाने का आजादी है लेकिन आप सेना के एरिया में नहीं जा सकते। सेना का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। आप किसी भी दफ्तर में जबरदस्ती नहीं जा सकते, कहीं पर भी कुछ भी आप वो नहीं कर सकते जहां पर दूसरे का अधिकार का हनन हो सकता है, तो वो अल्पीकरण हो जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि यदि संविधान से पहले कोई भी बुरा नियम या कानून भारत में चल रहा हो, जैसे कि कोई भी कानून जो अभी के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वो लागू नहीं होगा। या फिर सरकार आने वाले समय में ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो वर्तमान समय के मूल अधिकारों का हनन करता है। तो ये 3 चीजें हमने अल्पीकरण में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पहला अधिकार जो हमें मिलता है, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है, क्या कहता है, ये हम सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे और एकदम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह कहां से कहां तक मिलता है हमें, तो यह मिलता है 14 से हमें 18 तक। 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें देखने को मिलता है। ओके, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें देखने को मिलता है। ओके, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? 14 कहता है समानता। 15 कहता है भेदभाव। सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे हम, पहले एक बार रूपरेखा देख लेते हैं। 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। और 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये 14 से 18 तक हमें अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। इसमें ये चारों अनुच्छेद आपको समानता देते हैं, भारत में आपको समानता देते हैं। भले आप गरीब हो, अमीर हो, विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो, छोटे हो, बड़े हो, किसी भी तबके से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, किसी प्रकार से आपको सभी प्रकार की समानता इस अनुच्छेद में मिल जाती है। पहले बात, समानता 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 कहता है कि हमारे देश में सभी नागरिक समान होंगे। सभी नागरिक या फिर कोई भी व्यक्ति जो बाहर से भी घूमने के लिए आया, वो वर्तमान समय के लिए तो समान ही होगा।
तो सभी लोग समान होंगे। सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। सभी लोग समान होंगे। सभी लोग समान होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं नीचे वाले मिटा देता हूं, भेदभाव, लोक नियोजन, ये सब थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। अब इस समानता के अधिकार में या ये जो अनुच्छेद 14 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि भारत के लोगों को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता या फिर विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण दिया जाता है। यह चीज इसमें की कही गई है। क्या कही गई है? कि भारत के लोगों को विधि के समक्ष समता दी जाती है या फिर विधि के समान संरक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विधि के समान संरक्षण दिया जाता है। अब पहली बात तो ये जो शब्द दिए हुए हैं ये बहुत जटिल है कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधि के समान संरक्षण क्या है। विधि के समक्ष समता क्या है और विधि के समान संरक्षण क्या है। विधि के समान संरक्षण क्या है? ओके। तो जो विधि के समक्ष समता है, इसका मतलब है कि आपको कानून की सामने सभी समान होंगे, यानी कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सब समान है। भले कोई भी हो, कोर्ट में आकर आप जाकर खड़े होंगे तो यदि आपने प्रधानमंत्री पर केस लगाया है तो प्रधानमंत्री भी वहीं आकर खड़ा होगा जहां आप खड़े होंगे। कटघरे में बुलाकर वही उसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे जैसे आपसे पूछे जाते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और कटघरे में सबको खड़ा रहना पड़ता है, कोई बैठता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समानता होती है कि कोर्ट में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, सब समान होते हैं। तो कोर्ट में समता दी जाती है। समता मतलब समता यानी समानता, समानता दी जाती है, इसलिए विधि के समक्ष समानता या फिर विधि के समान संरक्षण या फिर विधि सबका समान संरक्षण करेगी, सबको समान सुरक्षा देगी, सभी प्रकार के अधिकार सबको मिलेगा, एक विशेष को नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा। ये जो विधि के समान समक्ष समता है ये हमें मिला है अमेरिका से। और ये जो विधि के समान संरक्षण है ये मिला है हमें यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ओके। हमारे देश में ज्यादातर ये चलता है विधि के समान संरक्षण समता, विधि के समान चलता दोनों है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर यह देखा जाता है कि विधि के समक्ष समता यानी सबको समान, इक्वली माना गया है। ओके। तो ये हो जाएगा समानता का अधिकार, सब समान होंगे। ओके। अब आगे हम पढ़ते हैं 15वां अनुच्छेद 15। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक बिल्कुल सटीक रूप से समझ में आया होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के नागरिक के साथ जाति, धर्म,
लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 15। भारत के नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, तो भारत के नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप भले किसी भी जाति से हो, भेदभाव नहीं कर सकते आपके साथ। धर्म से हो, नहीं कर सकते। कोई भी लिंग हो, जन्म स्थान कोई भी हो। अब हमारे यहाँ पर जैसे कि कोई साउथ का है तो हम ये नहीं कह सकते तुम साउथ के यहाँ पर नहीं, या फिर हम नॉर्थ के साउथ की तरफ चले जाए तो वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाकर रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, कुछ भी कर सकता है यदि वो कानून के अंतर्गत आकर सही ढंग से करे तो। अब इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कि भाई आरक्षण, यहां पर आकर बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि यदि सबको समान रखा गया है तो SC ST OBC, महिला, विकलांग, इनको आरक्षण क्यों दिया जाता है यदि सब समान है तो इसमें अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है, 3 और 4 में कि सरकार महिला एवं बच्चों के लिए आरक्षण रख सकती है या फिर अलग से कोई प्रावधान निकाल सकती है, रख सकती है या इन्हें विशेष दर्जा दिया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इसके लिए या इनके लिए अलग से प्रावधान हो सकता है। ओके, और फिर कहा गया है कि सरकार अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण दे सकती है। आरक्षण, या जैसे कि हम कहते हैं कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुष से कमजोर होती, कमजोर मतलब कि थोड़ी, जैसे कि हम कहते हैं कि एक पुरुष ज्यादा वजन उठा सकता है तो महिला थोड़ा कम उठा सकती है। अगर पुरुष 16 किलोमीटर दौड़ सकता है तो महिला 10 किलोमीटर ही दौड़ सकती है। इसके अलावा भी शारीरिक रूप से बहुत फर्क होता है, चेंज होता है महिला और पुरुष पे, तो महिला को आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि बच्चों के लिए, अब एक बच्चा भी खड़ा है लाइन में, एक पुरुष भी खड़ा है, तो पहले बच्चे को किसी प्रकार का सहयोग दिया जाएगा क्योंकि बच्चा शरीर में छोटा है, कमजोर है, इसलिए। इसके अलावा जो समाज में सदियों से पीछे रह गए, जैसे अनुसूचित जनजाति, जाति, SC ST OBC जिसे हम कहते हैं, या और भी कोई भी वर्ग जो पीछे रह गया है, तो उसके लिए अलग से प्रावधान सरकार निकाल सकती है। ऐसा नहीं कहा गया है कि निकालेगी ही,
ऐसा नहीं कहा गया है। यदि सरकार चाहे तो इसे हटा भी सकती है कि भाई हम किसी को आरक्षण नहीं देंगे, सब समान है, लेकिन ऐसा निकाल सकती, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। यदि आज आप चाहो कि भाई मैं SC ST OBC या महिला आरक्षण या विकलांग आरक्षण के खिलाफ मैं कोर्ट में केस कर दूं, तो आप 101% आप हारेंगे ही हारेंगे, उल्टा आप पर केस लग सकता है। क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार चाहे तो इनको 50% तक भी आरक्षण दे सकती है, आधा आध किसको, SC ST OBC महिला विकलांग इनको। तो ये भेदभाव में नहीं आता है, ये एक स्तर को बराबर करने के लिए आता है, एक स्तर को बराबर करने के लिए आता है। क्योंकि महिलाओं की जो शिक्षा है वो बहुत कमजोर है। आज के समय में देखें तो पुरुष सबसे ज्यादा, हर घर का पुरुष पढ़ा लिखा मिलेगा, लेकिन हर घर की महिला पढ़ी लिखी हो ऐसा नहीं है। ऐसा हमें देखने को बहुत कम मिलता है कि हर घर की महिला पढ़ी लिखी हो। हर घर का पुरुष पढ़ा लिखा मिल जा सकता है, लेकिन हर घर की महिला नहीं पढ़ी लिखी। या फिर हम कह सकते हैं कि SC ST OBC जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका घर बार आप पैसा सब देखिए, और एक बार SC ST OBC या कमजोर वर्ग के तबके को देखिए, 100 में से एक आध के ही अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, नौकरी या होगा, बाकी सब एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और आर्थिक तंगी और बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। ये इसी कारण इन छोटे तबकों को लेवल में लाने के लिए भेदभाव नहीं है, यहां पर आपको आरक्षण दिया जाता है। यदि फिर बाद में एक कोर्ट में केस चला था, उस पर फिर एक फैसला सुनाया था, कोर्ट ने कहा कि भाई OBC और अपने जनरल में भी तो आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग होते हैं, तो उनको फिर आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता। तो उस पर फिर कोर्ट में केस चला और जीत भी गए थे। तो वहां पर फिर कहा कि एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जिसमें जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है, और फिर जो कमजोर रहते हैं उनको EWS में रखा जाए। EWS एक आप समझते हैं, जो OBC होंगे या जनरल में होंगे वो EWS का कार्ड बनवाना पड़ता है उनको, जैसे जाति प्रमाण पत्र होता है, जैसे इसी प्रकार EWS होता है। वो EWS लगाने पर आपको 10% का फायदा मिल जाता है। तो वो EWS वाला नियम निकाला, सिस्टम निकाला, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी फायदा मिलता है। लेकिन यह भेदभाव नहीं कह सकते, इसको हम भेदभाव नहीं कह सकते। तो आगे बात समझ में कि भेदभाव क्या होता है। भेदभाव वो होता है जो समान लोगों में किया जाता है। जैसे कि अब पुरुष व्यक्ति कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, इंसान ये भी है, इंसान ये भी है, लेकिन दोनों के साथ कि भाई ये मंदिर में नहीं जाएगा, ये मंदिर के बाहर खड़ा रहेगा, या फिर ये बस में नहीं बैठेगा, ये बस में बैठेगा, ये सीट पर नहीं बैठेगा, ये कुर्सी पर नहीं बैठेगा, ऐसे ये उस दफ्तर में नहीं आएगा, ये यहाँ से पानी नहीं पिएगा, ये यहाँ पर रह नहीं सकता, इसको गांव से बाहर रखो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ये भेदभाव कहलाता। इसके खिलाफ आप जाकर केस कर सकते हैं, कुछ भी करो भले, बाकी सब भेदभाव में आएगा, बस ये नहीं आएगा आरक्षण। आरक्षण उन लोगों के हैं जो पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं सदियों से, उनके लिए। जब एक समय आएगा कि हाँ लेवल सबका बराबर हो जाएगा, उस समय आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण बुरी चीज नहीं है, आरक्षण बस उन लोगों के लिए है जो वास्तव में कमजोर रह गए हैं, या फिर उनको साजिश के द्वारा कमजोर रखा गया किसी प्रकार से। तो आरक्षण सही है, जिस दिन लेवल आ जाएगा एक, उस दिन सरकार खुद ही खत्म कर देगी। ये कोई नियम या पक्का कानून नहीं है कि उनको देना ही देना है, ये अलग से अधिनियम निकलता है, जैसे कि अधिनियम निकलते रहते हैं। SC ST कानून है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिनियम होते हैं। जिस दिन लेवल आ जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यह परमानेंट नहीं है, यह सरकार दे सकती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझे आरक्षण दो या दो, या फिर आप ये नहीं कह सकते आप आरक्षण मत दो। दोनों का नहीं चलने वाला, वहां पर सरकार की चलेगी कि किसे देना है, किसे नहीं देना है, कब खत्म करना है, कब लागू करना है। देखो अब तक तो खत्म हुआ नहीं है, आगे देखी जाएगी। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15। अब हम अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे, लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता।
अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में समानता। ये क्या है लोक नियोजन? लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। लोक नियोजन जैसे यूपीएससी हमारे राजस्थान में होता है, आरपीएससी इसी प्रकार बिहार में बीपीएससी होता है, यूपी में अलग होता होगा, एमपी में अलग होता होगा। हर राज्य का अलग अलग एक सरकारी नौकरी का एक अलग संस्था होती है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, या फिर और भी बहुत सारे अधीनस्थ बोर्ड होते हैं वो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा करवाता है। तो वो लोग वो संस्था लोक नियोजन कहलाती है, या फिर ये एक तरीका इसे लोक नियोजन कहता है। जो सरकारी नौकरियों का स्ट्रक्चर ढांचा है वो लोक नियोजन कहलाता है। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी किसको लेना है, कैसे लेना है, वो सारी चीजें सरकार पर निर्भर है। तो लोक नियोजन में समानता होगी भाई। इसी प्रकार से आप लोक नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकते। तो भारत के किसी भी नागरिक भारत के किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें भी वो बात शुरू होती है जहां पर भेदभाव की बात होती है। शुरू कहां पर होती है कि बात है कि भाई सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, तो जो SC ST OBC महिला उनको आरक्षण मिलता है तो वो भी यहाँ पर लीगल है। इसमें कहा गया है कि जब तक सरकार चाहेगी पिछड़े लोगों को, कमजोर वर्गों को समानता के आधार पर एक स्तर लेवल लाने के लिए आरक्षण दिया जाएगा। वो आरक्षण कितना देना है उस सरकार के आधार पर, लेकिन किसी भी धर्म के नाम पर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप हिंदू हैं, हिंदू को 75% आरक्षण दिया जाएगा, बाकी धर्मों को पीछे रख दिया, ऐसे नहीं रखा जाता। आरक्षण कमजोरी और आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण दिया जाता है। आज भारत की जनसंख्या में सबसे ज्यादा योगदान है हमारा हिंदुओं का। हिंदू लगभग 75-80% हिंदू है, बाकी मुस्लिम है, फिर छोटे बड़े धर्म और हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि सरकार चाहे तो हिंदुओं को पूरा पूरा आरक्षण दे सकती। सारे नौकरियों में हिंदू हिंदू लगेंगे, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध ये सब नहीं लगेंगे। तो फिर ऐसे में हमारा संविधान बनाने वाले बहुत होशियार और वास्तव में बहुत ब्रिलियंट लोग रहे होंगे, जिन्होंने एक एक शब्द और एक एक लाइन का बहुत ध्यान रखा है। तो इसमें कहा गया है कि आप कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकते हैं, धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। सीधी बात। और आगे हो गई तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सरकारी नौकरी में लोक नियोजन में समानता है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आरक्षण आप दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि वो कमजोर है, विकलांग है, SC ST में है। तो ओके, तो लोक नियोजन में समानता। 17 नंबर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत 17 नंबर होगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि छुआछूत का बिल्कुल 101% अंत है भाई। छुआछूत कंप्लीट रूप से भारत में हटा दी गई है सरकार की तरफ से।
तो अस्पृश्य का अंत यानी छुआछूत नहीं की जाएगी भारत में। यानी कि आप कहें कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, किसी प्रकार का कोई रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार से आप छुआछूत नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई ऐसा रोग हो तो आप उससे रख सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 हो, टीबी हो, और भी ऐसे वायरस वाले या जो छूने से फैलते हैं, उसमें आप छुआछूत कर सकते हैं। जैसे कि आप उससे दूर खड़े रह सकते हैं, आप उससे हाथ नहीं मिलाते, लेकिन इसके आधार पर आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। जैसे कोई टीबी का पेशेंट है तो आप उसको चिढ़ा नहीं सकते, आप उस पर किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती काम नहीं करना, या ऐसा आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते कुल मिलाकर, या वहां बैठ आपको ऐसे नहीं कर सकते। आप भले दूर हो सकते हो, उसको दूर करने वाले आप नहीं हो, या उसको अलग करने वाले आप नहीं हो। यदि आपको किसी प्रकार का है ऐतराज तो आप खुद अलग हो सकते हो। तो ये छुआछूत यहाँ पर खत्म है। सिर्फ कोई रोगों में, बीमारियों में बात अलग है, बाकी किसी प्रकार की छुआछूत नहीं होगी। यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ केस लगता है। SC ST का ज्यादातर SC ST के साथ ही होते हैं छुआछूत, तो इसलिए SC ST का केस लगता है। SC ST के केस में क्या होता है कि आपको 2 या 3 गवाह होने चाहिए अदर कास्ट के, या फिर वहां पर मौजूद लोगों में से 2-3 गवाह होने चाहिए जो चश्मदीद गवाह हो, यानी कि आंखों देखा हाल वर्णन कर सके, तो फिर आपका केस आगे चल जाता है। और SC ST में आप किसी प्रकार के छुआछूत के आधार पर आप उसके जाति या नाम के आधार पर भी आप उसको चिढ़ा नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते ऐसा। तो छुआछूत का अंत कौन करता है? अनुच्छेद 17 करता है, जिसे कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। स्पृश्यता का मतलब टच नहीं करना, छूना नहीं, तो अस्पृश्य यानी छूना नहीं, यानी छुआछूत का अंत करता है। कौन? 17। अब समानता का अधिकार में 18वां है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है, फिर हमारा समानता का अधिकार खत्म होगा। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। पहले जब मुगलों का शासन हुआ करता था उस समय भी उपाधियां मिलती थी लोगों को। फिर अंग्रेजों का शासन आया, उस समय भी लोगों को उपाधियां दी जाती थी। या फिर हम मुगलों या अंग्रेजों की क्यों बात करें, उससे पहले की बात करें जब हिंदुओं का शासन चलता था, या फिर अन्य किसी का भी शासन चलता था, मैं किसी को नाम लेकर नहीं कहता, लेकिन किसी का भी शासन चलता था तो उस समय उपाधियां, खुद राजा उपाधियां लेता था, अपने सेनापतियों को, अपने महामंत्री मंत्रियों को उपाधियां देता था, या अपने किसी भी व्यक्ति को उपाधियां दे देता था, या कोई अच्छा कार्य करता राज्य के लिए उसके लिए भी। जैसे कि हम बात करें कि अकबर, ये कोई भी बादशाह अपने आप को जिले लाई, सुल्तान हिंद, या और भी बहुत सारे ऐसे उपाधियां रखते थे। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज फिर कह देते थे शेर बहादुर, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसी उपाधियां दी जाती थी। तो फिर सरकार, हमारा संविधान लिखने वालों ने कहा कि यदि ऐसी उपाधियां रखी जाएगी तो फिर समानता किस बात की? यदि हम में से कोई एक जिले लाइन किसी को बोले मेरे को भाई जिले लाई बोलो, हम थोड़ी बोलेंगे किसी को जिले लाई। समानता का अधिकार है, क्यों बोले जिले लाई? तू तेरे घर का होगा, हमारे यहाँ पर थोड़ी है। तो जिले लाई ऐसा बोलना, बुलवाना, बादशाह या ऐसी को उपाधियां नहीं रख सकते। यदि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप उस पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन आपके 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ आप आम नागरिक हैं। आप कलेक्टर हैं तो उस पद पर रहते हुए कलेक्टर हैं। जैसे ही आपकी 8 घंटे की ड्यूटी खत्म हुई, आप घर पे आकर आप पड़ोसियों पर रौब नहीं कर सकते, आप पड़ोसियों पर, समाज में, गली मोहल्ले में आप धौंस नहीं जमा सकते कि मैं कलेक्टर हूं। आप विधायक हैं तो आपके स्थान पर हैं। आप 5 साल बाद में जब आप उतर जाएंगे, या फिर किसी भी समय जब आप उस पद पर नहीं रहेंगे, तो आप किसी को नहीं कह सकते कि या मैं विधायक हूं।
या फिर आप अपनी गाड़ी पर लिखा दे पूर्व विधायक, तो ऐसा लिखवाना भी गलत बात होती है। पूर्व सरपंच, वो ढिकड़ा फलाना, तो ऐसी चीजें गलत होती है। लेकिन होता है, अब समाज में कोई कहता नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए कौन ही इतना ध्यान रखेगा। रखे तो लिखा हुआ तो उसकी गाड़ी लिखाओ, बोले कुछ लिखाओ, पूर्व सरपंच लिखाओ या फिर कुछ भी लिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उपाधियों का अंत है। एक बार आप जो बन गए उसको बार बार दोहरा नहीं सकते कि मैं सरपंच बन गया तो पूरी जिंदगी सरपंच सरपंच सरपंच, जाओ जो गली में है मेरे को सरपंच बोलना, मेरे को ये बोलना। अगर किसी फॉर्म पर नाम लिखे तो सरपंच श्रीकांत भट्ट, ऐसे नहीं लिख सकता। आपका जो काम है वही होगा। आधार कार्ड बनवाना है, क्या नाम क्या है, सरपंच श्रीकांत भट्ट, ऐसे नहीं होगा। वहां पर आपका सिर्फ नाम होगा श्रीकांत, आपके जो सरनेम है, आपके पिता का क्या नाम है वो है। यदि मेरे बाप दादाओं में भले पहले कोई राजा हुआ होगा, उसने भले कुछ भी सम्राट, वो सम्राट हो, आप उस अब सम्राट नहीं लगा सकते या कोई भी प्रकार की उपाधि नहीं लगा सकते। तो उपाधियों का अंत करता है 18। फिर कहा कि जैसे हमारे यहाँ पर भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे ऐसे अवार्ड मिलते हैं, तो उसका क्या। तो भाई साहब, यदि आप बोल चाल में भारत रत्न बोला हो, जैसे कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनके लिए एक सम्मानजनक है। उनको भले भारत रत्न बोले तो भी अच्छा लगे, उनको मिल चुका है भारत रत्न का अवार्ड, और उनके लिए बोले तो भी अच्छा लगे। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्तमान समय में यदि जिंदा होते और वो खुद किसी भी सरकारी फॉर्म पर ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो ऐसे नहीं लिख सकते। उनको सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर, अब आप कहेंगे डॉक्टर भी तो एक उपाधि होती, डॉक्टर उपाधि होती है, लेकिन डॉक्टर ग्रहण की हुई उपाधि, मेहनत से ली हुई उपाधि होती है। शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा संशोधन करना पड़ता है, उसके बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। जैसे कोई वकील है तो वो लगाता है एलएलबी या वकील एडवोकेट, कोई एसपी है तो वो एसपी लगाता है। जब तक वो उस पद पर है वो एसपी लगा सकता है, जब तक वो उस पद पर है कलेक्टर लगा सकता है। यदि आपके पास लीगली एलएलबी की डिग्री है तो आप वकील एडवोकेट लगा सकते हैं। यदि आपके बार काउंसिल का एग्जाम दिया हुआ तो आप एडवोकेट लगा सकते हैं। यदि आप सिर्फ एलएलबी की डिग्री है तो आप वकील लगा सकते हैं। यदि आप किसी कोर्ट में जज है तो जज, मजिस्ट्रेट, कुछ भी लगाओ नाम के आगे, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन आप यदि कहीं पर भी जाते हैं, जैसे राशन कार्ड में आपके आगे ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि मजिस्ट्रेट फलाना राम, ऐसा नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट फलाना राम नहीं होगा, सिर्फ नाम और नाम होगा कि आपका क्या। जैसे मेरा नाम है श्रीकांत, यदि मैं कुछ बन गया, मान लो मैं कलेक्टर बन गया, तो मैं ऐसे आधार राशन कार्ड में ऐसे नहीं लिखवा सकता कि कलेक्टर श्रीकांत, या किसी प्रकार का मैं फॉर्म भरने जाऊं और मैं कह दूं मैं कलेक्टर श्रीकांत, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं श्रीकांत ओनली फॉर क्या होगा, श्रीकांत। मुझे लोग कलेक्टर बुलाए वो कोई बड़ी बात नहीं, मैं किस ओहदे पर हूं वहां पर कलेक्टर हूं, कोई बात नहीं। मेरे निवास पर ऐसा लिखा जाए सरकारी निवास होगा तो कलेक्टर निवास, कोई टेंशन नहीं। और मेरा खुद का घर बना दिया, मैंने बंगला बना दिया और वहां पर लिखूं कलेक्टर निवास, तो सबसे पहले आप पर केस लगेगा। कोई लगाएगा तो ऐसे अपने आप नहीं लगता है, कोई लगाता है तो लगता है। उस पर आप कलेक्टर निवास नहीं लिख सकते, क्योंकि आप सरकार के अंतर्गत कलेक्टर है। पब्लिकली आप कोई कलेक्टर नहीं, आपकी गली में कलेक्टर निवास नहीं लिख सकते आप। इस प्रकार से उपाधियों का अंत करता है। तो फिर कौन कौन सी उपाधियां रख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत रत्न है, भारत रत्न या फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे ऐसे जो अवार्ड होते हैं, बहुत सारे अवार्ड होते हैं। दादा साहेब फाल्के फिल्म इंडस्ट्री में मिलता है, और भी बहुत सारे खेल में अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कोचेज होते हैं उनको, तो बहुत सारी चीजें मिलती है। वो आप आपके नाम के आगे नहीं लगा। जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ, तो जब क्रिकेट खेलने आते हैं तो टीवी पर स्क्रीन पे ऐसे नहीं लिखा जाता है अर्जुन पुरस्कृत, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत मोहम्मद शमी, ऐसा नहीं आता। ऑनली पर इतना लिखा था मोहम्मद शमी। आगे बात समझे, तो उपाधियों का अंत यहां पर करते हैं। लेकिन भारत रत्न की जो आप अवार्ड है वो अपने घर पर रखो, कोई टेंशन नहीं। आपको जो सर्टिफिकेट दिया है वो रखो, कोई टेंशन नहीं। आपको कोई और बुलाए कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न और भी बहुत सारे जो भारत रत्न, जैसे कि भारत रत्न इंदिरा गांधी, ज्यादातर भारत रत्न मिलते हैं जो पॉलिटिशियन को ज्यादा मिलते हैं, नेता लोगों को ज्यादा मिलते हैं। तो जिस पार्टी की
सत्ता होती वो अपने पार्टियों, जैसे अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया था, उस पर बहस भी हुई थी, और भी अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, उनको बुलाए, हम बुलाए तो कोई टेंशन नहीं, खुद अपनी जबरदस्ती मनमानी से वो अपने आप को भारत रत्न नहीं कह सकता। उसके बाद अवार्ड है, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा कार्य किया होगा, अवार्ड है अपने पास रखो, किसी पर आप थोप नहीं सकते, किसी पर आप घास नहीं जमा सकते, किसी पर आप रौप नहीं कर सकते कि मैं भारत रत्न हूं। होगा भाई, तूने अच्छा किया होगा होगा, लेकिन मेरे ऊपर आप किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। या फिर हम किसी को, जैसे कि अमिताभ बच्चन को महानायक बुलाया जाता है, इस सदी का महानायक, तो वो अमिताभ बच्चन खुद नहीं कहते मैं महानायक हूं, मुझे महानायक बुला, ऐसा नहीं, हम बुलाते हैं। क्या करते हैं? हम बुलाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं कौन कौन सी रख सकते हैं, तो जो शिक्षा के अंतर्गत ग्रहण की हुई, शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत जो भी ग्रहण की गई है उपाधियां हैं, वो आप रख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, एडवोकेट, इंजीनियर, ऐसी जो भी हो, या फिर आप पदाधिकारी हैं कोई भी, जैसे कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, या एसपी, डीएसपी, डीआईजी, कमिश्नर, ऐसे नाम आप जब तक पद पर हैं रख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत तो होता ही है भाई, इतनी बड़ी मेहनत करके हम किसी भी पदाधिकारी पर, पद पर पहुंचते हैं, तो थोड़ा बहुत तो गाड़ी पर जो सरकारी चीजें होती है उन पर लिखा मिलता है, निवास मिलता है, निवास स्थान, उस पर लिखा होता है कि एसडीएम निवास स्थान, कलेक्टर निवास स्थान, एसपी निवास स्थान, वो सारी चीजें देखने। तो यहाँ पर आपको उपाधियों का अंत समझ में आ गया होगा, जो शिक्षा के अंतर्गत ली हुई है या किसी प्रकार की मेहनत करके ली गई है, उनका आप रख सकते हैं, जो जो वैलिड है। ऐसे आप भारत रत्न किसी को कहलवा नहीं सकते। यदि आपको कोई कहता है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको ये पुरस्कार मिले हैं, कोई टेंशन नहीं, आप घर पर सजा कर रखो, कोई बात नहीं। ओके, तो हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक कंप्लीट रूप से पढ़ा। यदि कोई भी प्रकार का आपके डाउट हो तो अगले वीडियो में, इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए।